इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन इन हेल्थ। अच्छी खबर है, जिस तरह हमारी टॉप स्टोरी में भी थी कि बगैर तकलीफ डायलिसिस करने वाली पाकिस्तान की पहली मशीन तैयार कर ली गई है। निजी मेडिकल कंपनी ने ब्लड लेस डायलिसिस मशीन तैयार की और इस डायलिसिस मशीन से किडनी के मरीज घर में ब्लड लेस और बगैर किसी जिस्मानी तकलीफ के डायलिसिस कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए IT सैयद अमीनुल हक साहब ने कहा है कि मशीन की तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूरी के बाद कमर्शियल बुनियादों पर तैयारी होगी। ज़ाहिर है एक ड्रैप से मंजूरी होती है और बड़े बड़े मराहिल होते हैं, वो तय करने हैं। उसके बाद कमर्शियल प्रिपरेशन और उसके बाद फिर ज़ाहिर है उसका यूजेज। आसानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये जो तरीका इलाज है ये आसान होगा। अब जिन्होंने ये मशीन बनाई है, बायोनिक्स उनकी कंपनी का नाम है, उनके CEO हैं फ़ारूक उस्मान साहब, हमें ज्वाइन करें। उसके साथ साथ डॉक्टर वकार काज़मी साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन के स्टूडियो में आपको भी वेलकम कहेंगे। मैं फ़ारूक पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस मशीन से मुताल्लिक क्या डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कि पहले ज़ाहिर है हो ये रहा था कि जो मशीन्स थी, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स, उसके अलावा अगर कोई जा रहा है डायलिसिस करवाने के लिए, एग्जैक्टली कम मशीन्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और स्पेशली इन कोविड वो कुछ मशीन्स मख्तस की गई थी कि अच्छा ये सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए, कुछ हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए होती हैं। वो चीज़ें बड़ी मुश्किल की तरफ थीं। अब इस मशीन के बाद सहूलत की तरफ हम बढ़ जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कितनी सहूलत आने वाली है। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंस आएगा इसके बाद। दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेशेंट घर में डायलिसिस कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ब्लड निकलता है मशीन के अंदर जाता है और उससे जो ब्लड एरिथमिया होता है, वीकनेस होती है, और बुज़ुर्गों को आपको घर से डायल सेंटर हफ्ते में 3 दफ़ा लेके जाना पड़ता है। तो इसमें फ़िज़िकल एग्जॉर्शन है, इसमें मेंटल एग्जॉर्शन है और फाइनेंशियल काफ़ी बर्डन है। और एक मफलूजी है, मेरे रिश्ते के चचा थे सदर्न पंजाब में, उनकी सबसे पहले दुकान बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, ज़कात पे गए। सही 3 दिन तो आपने डायलिसिस सेंटर में बैठे रहना है, तो अपने बच्चों के लिए कमाना क्या। तो और इसके साथ साथ ये मामला भी होता है समटाइम्स, अगर घर में एक ऐसा पेशेंट है जिसको आपने हॉस्पिटल लेकर जाना है, ट्वाइस अ वीक लेकर जाना है, तो एक और शख्स एंगेज हो गया है, उसके भी सारे मामला रुक गए हैं। लेकिन इस मशीन के बाद ज़ाहिर है वो घर पे काम हो पाएगा। आपने कहा कि फाइनेंशियल बर्डन, क्या इससे मुताल्लिक कुछ आदाद-ओ-शुमार हैं कि अभी अगर हम डायलिसिस करवाते हैं, तकाबुल हो जाए इसका, कंपैरिजन अगर कर दें, कितना फ़र्क पड़ेगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में? देखिए, जो फर्स्ट लॉन्च है उसमें हम 30 to 40% मोर अफोर्डेबल होंगे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से। 30 to 40%। और एक चीज़ में जी प्लीज़। हाँ, मैं जिसमें चीज़ ऐड कर था कि मैं अमेरिका में रह रहा था और वहीं पे मैं और मेरी वाइफ हम लोग मैं मशीनें डिज़ाइन करता था डायलिसिस की। ये मेरी चौथी मशीन है अमेरिका में। तो एक दिन मेरी वाइफ ने कहा, और हमने बात की आपस में, हमने कहा यार पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान में एक भी ब्लडलेस मशीन नहीं है, एक भी। और हम दूसरी मशीनें भी डिज़ाइन कर रहे हैं, पाइपलाइन में है पूरी की पूरी हमारे पास। लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के पेशेंट्स के पास नहीं है और जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं है, हमारी जॉब है उनको वो मशीनें प्रोवाइड करना, ताकि लोगों की और डॉक्टरों के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आ जाए। सही, प्लीज़ साथ ही रहिएगा हमारे। हम इस जिद्दत के ऊपर बात करेंगे, आलमी पैमाने के ऊपर क्या कुछ हो रहा है इस सिलसिले में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, सर ये जो लोग हमारे साथ हैं ना, अभी हमारे जो नाजरीन हैं, थोड़ा सा उनको समझाइए, डायलिसिस की नौबत आ गई, वो अभी तक जिस तरह से डायलिसिस हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, सर वो एक्सपेंसिव कितना, वो पेनफुल कितना, वो अटेंडेंट के लिए कितनी मुश्किल, थोड़ा सा पहले सर ये बताइए, समझाइए लोगों को हमारे। देखिए, जब एक आदमी के किडनीज परमानेंटली फेल हो जाते हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रक्चरली ख़त्म हो गए, उसको हम CKD कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको एक्यूट रीनल फेलियर, वो वक्ती होता है और गुर्दे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दे ख़त्म हो गए और अब उसको हमेशा हमेशा डायलिसिस पे रहना है या ट्रांसप्लांट करना है, दो ही ऑप्शन होते हैं। अब डायलिसिस में आके अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस, ठीक है, जिसको एक हीमोडायलिसिस हम कहते हैं। वो मशीन, उसमें वो जो है ना ब्लड जाता है, उसमें मशीन के अंदर वो क्या नाम है, वो आर्टिफिशियल किडनी होती है, ठीक है, डायलाइजर जिसको कहते हैं, उसमें जाता है फ्लूइड, अब ब्लड जाता है, वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस होकर वापस आ जाता है।
अब ये जो आप जिस मशीन की बात कर रही हैं जो ब्लडलेस है, ये वर्ड वैसे बड़ा फैसिनेटिंग है, इट्स रियली फैसिनेटिंग. लोग इवन डॉक्टर्स आर व्हाट इज दिस ब्लडलेस, लेकिन हाँ, बट लेट मी टेल यू दिस इज just another type of dialysis which we call as peritoneal dialysis. This has been going on for long ago ये शुरू हुआ था, लेकिन ये जो अब ये ला रहे हैं इसको क्या नाम है, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, APD कहते हैं. और इससे ये इस मशीन के थ्रू जो है वो फ्लूइड इसमें पेट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है. और पेट में जो हमारी एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम जिसको कहते हैं, वो क्या नाम है, उसका मेम्ब्रेन का काम करती है और जो ब्लड से जो है वो फिल्टर करके जहरीली मादा को जो है वो उसमें एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेती है और ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो काम की चीज़ें हैं ब्लड से वो अब्जॉर्ब, डायलिसेट से वो अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, ठीक है. तो ये सिलसिला होता है. इसको जो है अब ये जो चीज़ लाए हैं जो मैं समझ रहा हूँ, इट इज़ APD, इट्स कॉल्ड APD, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस. तो इसमें ये कि इसमें एडवांटेज ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. दूसरी अच्छी चीज़ ये है, दिस इज यूजली डन इन नाइट्स. तो जो आपने अभी बात कर रहे थे आना जाना, क्योंकि हीमोडायलिसिस इज अ थ्राइस अ वीक इवेंट. हर हफ्ते में ऑल्टरनेटिव 3 दफ़ा हफ्ते में 4 घंटे के सेशन के लिए जाना होता है पेशेंट को टू अ हॉस्पिटल और अ डायलिसिस सेंटर. एंड ऑब्वियसली आने जाने का टाइम भी ले लें ट्रैफिक का तो 6-7 घंटे उसके लग गए आने जाने एक दिन में. कि अगर किसी को वाकई थ्राइस अ वीक आना पड़ रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता. और हमारी कंडीशन ये है, इस मुल्क की कंडीशन ये है कि यहाँ पर किडनी पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर. वो महंगा भी है, वहाँ प्रॉब्लम भी है. अब अगर ये आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा इस लिहाज से कि जी ये रात को ही है, सर प्रॉब्लम्स तो तब भी वहीं खड़े हैं, इशू तो तब भी वहीं पर है ना. नहीं सबसे बड़ा तकलीफ तो वही है सर, वो तो बढ़ रही है. पहली बात अगर आप ये क्या समझ रही हैं कि दबाव बहुत है, प्रोसीजर इट इज नॉट, इट इज अ पेनलेस प्रोसीजर, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो चाहे ये APD. नहीं सर, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप सुबह के गए आप रात तक बैठे में आपकी सारी चीजें छोड़ के जाना पड़ रहा है. फायदा है बहुत. ये तो मैं तो एडमिट कर रहा हूँ जो उसका एडवांटेज है. बिल्कुल ये तो रात को ये करते ही रात को है. रात को आपने फ्लूइड अंदर चला गया, मशीन को आपने सेट कर दिया, सुबह वो सेशन डायलिसिस करके और खुद ही मशीन बंद हो गई. उसको आपने सारी चीज़ें जो है ना आपने कंट्रोल सेट कर दिया और आप आराम से सो गए. सुबह उठे तो आपका 6-8 घंटे का सेशन हो गया कंप्लीट. एंड आप यू जस्ट टेक इट ऑफ, मशीन को डिस्कनेक्ट कर दे और आप अपने काम पे निकल जाए. सारा दिन आपके पास फ्री है. लेकिन ये फिर हर पेशेंट को अपने घर रखनी होगी एक मशीन? जी जाहिर सी बात है. ये रात ही को किया जाता है और ये डेली किया जाता है एवरी राइट. लेकिन इसमें एडवांटेज अगेन ये होता है जब आप डेली ये काम करेंगे तो द क्लियरेंस इज रिमार्केबल. आप पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा. ठीक है सर, क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन्स जो है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उसकी क्लियरेंस इतनी अच्छी होगी तो पेशेंट फील. फिर दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वो ये है कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस में हमें जो है ना ब्लड के थ्रू हमें कनेक्शन चाहिए होता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, एक आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं. अब डायबिटिक पेशेंट में और वो सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर पे जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है उनकी वेन्स होती नहीं है, फिस्टुला बन नहीं पाता. तो दैट इज़ अ ह्यूज इशू. या वो उनका फिस्टुला ही नहीं बन सका और फिर उनको वो टेम्परेरी कैथेटर्स डालते हैं. टेम्परेरी कैथेटर्स के अपने ड्रॉबैक्स हैं, इन्फेक्शन. इन दिस प्रोसेस अगर ये जो ऑटोमेटेड मशीन की बात करें इसमें तो फिस्टुला का कोई रोल ही नहीं है. फिस्टुला नहीं है, बस सिर्फ एक कैथेटर डाल देते हैं पेट में, ठीक है, पेरिटोनियल कैथेटर कहलाता है, वो डाल देते हैं तो इट इज लेस कम्बरसम. तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि पेन बहुत रिड्यूस हो गई. हाँ, वैसे फिस्टुला में भी कोई पेन ऐसा नहीं होता, लेकिन यस आई एग्री विद यू. दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार कमी, आई थिंक कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सर मैं कॉस्ट पे कमेंट ले लूं उनसे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं क्योंकि ज़ाहिर है कुछ बात करनी है क्योंकि हर पेशेंट को अगर ये मशीन रखनी होगी फरोख्त तो ज़ाहिर है उसे बेयर करनी पड़ेगी वो कॉस्ट. इस मशीन की कॉस्ट क्या होगी जब कमर्शियल प्रिपरेशन होगी इन पाकिस्तान? सर ये तो सबसे मजे का सवाल पूछा आपने. दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन. मैं पाकिस्तान आया इसलिए हूँ. ओके. तो हमने प्लान ये किया है कि हम पेशेंट को इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दी तो 10,000 रुपया पर मंथ रेंट पे मशीन घर दे देंगे, नो अपफ्रंट कॉस्ट.
ओके, 2 डायलिसिस 10,000 कराने पर की मंथ कॉस्ट रेंट पर। आपकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ। 2 डायलिसिस कराने की आपकी कॉस्ट ना लाहौर में इस वक्त, या 3 कराने की आप 3,000 से 5,000 पर डायलिसिस है, तो 2 से 3 डायलिसिस जो है आपके 1 वीक के डायलिसिस की प्राइस पे आप मशीन घर ले जाएंगे। और ये भी हो सकता है फरूक कि फॉर एग्जांपल कुछ हॉस्पिटल्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है वो भी पेशेंट्स को ये मशीन आगे चलकर देना शुरू कर दें। हाँ, ये हमें तकरीबन 150 मशीनों की रिक्वेस्ट आई है 3 डिफरेंट चैरिटीज़ के थ्रू। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी जॉब ये नहीं है कि सेंटर बने या ना बने, हमारी जॉब ये है पेशेंट को सर्विस मिले। अगर हमारा 100 रुपये लग रहा है, आप 70 रुपये में हमें डायलिसिस करवा के दे रहे हैं और पेशेंट को चल के नहीं आने पड़ रहा। अब इंटीरियर से लोग कराची जाते जाहिर है, हैं, और सदर एग्जैक्टली हम देखते हैं SIUT के बाहर लोग इसलिए बैठे रहते हैं कि वो कहते हैं हमें डायलिसिस करवाने के बाद जाना इसलिए नहीं है कि हम जितनी देर में पहुंचेंगे, जितना किराया लगाकर जाएंगे, हमारा अगले डायलिसिस का टाइम हो जाएगा। तो जाहिर है वो लोग बेचारे फिर यहीं बैठे रहते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ बैठी रहती हैं। बड़ा मसला है ये पे। लेकिन फरूक मुझे बताएं कि क्योंकि ये जो मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी इंटरनेशनली अवेलेबल है कुछ ममालिक में, दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग दिस कि फिर पाकिस्तान में अप्रूवल की स्टेज तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, अप्रूवल होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी सिर्फ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट ये है कि एक टाइमली फैशन में करें। ये ना हो कि बहुत सारे मरीज मर जाएं इंतज़ार में और हम भी इंतज़ार में मर जाएं। तो गवर्नमेंट के दारों से भाई रिक्वेस्ट ये है कि आप देखें, अच्छे तरीके से देखें। हम इंटरनेशनल टीम लेके आए हैं, माइक, एरिक, फ्रैंक, 30 मशीनें इन्होंने डिज़ाइन की हैं। मैं हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, माइक MIT का पढ़ा हुआ है। हमारे से हर सवाल पूछें, हम हर चीज़ डिफेंड करेंगे, लेकिन टाइमली फैशन में इसको प्रूव कर दें। तो ये हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है। अप्रूवल इज फाइन। और फरूक साहब, आपसे मेरा सवाल ये और रिक्वेस्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट ये है कि इसको जो है ना कंज्यूमेबल्स के प्राइस को बहुत ही इकोनॉमिक ईजली अफोर्डेबल कर दें टू द कॉमन मैन। तो आई डोंट नो व्हाट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमेबल्स विल बी। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मशीन तो ले ली आपने, लेकिन कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट क्या होगी? हाँ। ये आप कुछ थोड़ा सा अगर बता सकें तो प्लीज़ इस पर हमें कुछ रोशनी डालें। सर, मैं ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब माइक और मैं लाहौर आए ना, पहली दफ़ा अमेरिका छोड़ के, मैं भी अमेरिका में था, मैंने माइक से कहा, माइक पहली चीज़ है कंज्यूमेबल्स। मैं आपको 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुमने और मैंने ऐसे, वो मैकेनिकल का गुरु है, मैंने कहा यार अगर तुमने और मैंने ऐसे कंज्यूमेबल ना डिज़ाइन किया ना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से कम 30% चीप हो पहली लॉन्च में, दूसरी लॉन्च में हम उसको 50% पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा और तुम्हारा 3 साल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। और हमने अभी लाहौर में, पाकिस्तान में कंज्यूमेबल्स बनाए हैं जो हमें एग्जिस्टिंग हीमोडायलिसिस से 30% सस्ते पड़ते हैं, एंड कॉस्ट टू द पेशेंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह ये हमारी लाइफ का मिशन है और हमारा मकसद है कि कंज्यूमेबल्स की प्राइस को नीचे लेके आना है। और मशीन की प्राइस इज़ वन टाइम, लेकिन कंज्यूमेबल इज़ एन ऑन गोइंग इशू, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। दूसरी चीज देखिए, ये जहन में रखें कि वी CAPD was introduced into this country, you know, almost about 2 decades back. लेकिन CAPD could not be successful because you know consumables बहुत expensive थे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि ये दूसरा CAPD ना बन जाए। तो आप इसको इतने अफोर्डेबल प्राइसेस लेके आए तो फिर वाकई ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे मैंने कहा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनको वास्कुलर एक्सेस का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा इसके साथ। सर, CAPD सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ कि जर्मनी से पानी उठाया जाता है, वो पाकिस्तान शिप किया जाता है, इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट है उनके। एक जो कंपनियां इन चीज़ों को बनाती हैं उनकी एक अमेरिकन यूरोपियन कॉस्ट है। हमने हर एक कंपोनेंट यहाँ पे लाहौर में और बॉस्टन में डिज़ाइन किया है। आधी टीम बॉस्टन में, हमारी यहाँ पे है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तानी क्या अफोर्ड कर सकता है। मैं अमेरिका में जब प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, मेरा बॉस मेरे पास आता था, अमेरिकन गवर्नमेंट $800 देती है हफ्ते का, तो तुम्हारे पास $200 का बजट है। हम उस तरह प्रोजेक्ट शुरू करते थे। इस दफ़ा माइक और एरिक और मैं जब बैठे, हमने कहा पाकिस्तानी बंदे की जेब में टका भी नहीं है, तो यार नीचे से शुरू करना है, समझो कुछ भी नहीं है। और उस बुनियाद पे जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उसका जो बेसिक पर्पस जो था वो कॉस्ट रिडक्शन वाज द नंबर 1 थिंग। तो इंशाल्लाह कॉस्ट हमना के बारे में सेंसिटिव हैं, और क्योंकि मैंने खुद अपनों को ज़कात पे जाते देखा है, तो इंशाल्लाह कॉस्ट तो। और दूसरी चीज़ सेफ्टी है। पिछले 30 इयर्स में कुछ अटैम्प्ट्स हुई,
इवन CAPD में भी हुई, तो उनके कुछ कनेक्टर्स की क्वालिटी, उसकी सारी कनेक्टोलॉजी, तो हम जो पेशेंट सेफ्टी को इंशाल्लाह इतनी ऊपर ले जाएंगे कि लोग घरों में कहेंगे यार ब्लड प्रेशर भी चेक किया था, डायलिसिस भी कर लिया। इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन हो, हमारी सारी टेक्नोलॉजी सूट नया आ रहा है। सर ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी खबर है उन 18 मिलियन लोगों के लिए कि जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं पूरे पाकिस्तान में। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज आके ना बात ये रह जाती है कि हमें ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अव्वलन तो यही करना पड़ेगा, प्रिवेंट करें, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग इनटू द स्टेज 5 ऑफ CKD जहाँ पे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फारूक साहब को मैं एक बार ऐड करता चलूँ कि मेरा भी बॉस्टन से बहुत गहरा ताल्लुक है। आई वाज ट्रेन्ड एट टफ्ट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आई ऑल्सो हैपन टू बी इन बॉस्टन। एंड रिक्वेस्ट यही है, इट्स अ वंडरफुल थिंग जो आप लेके आए, लेकिन बस अगर इसका कॉस्ट ऐसा अफोर्डेबल हो जाए ना, तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ मच मोर यूजफुल थिंग व्हाट CAPD वाज। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे। फारूक साहब आप हमारे साथ थे। ये किडनी पेशेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर वही बात, ख्याल रखिए अपना और अपने आसपास लोगों का, चेक कराते रहिए प्रॉपर, ये बहुत ज़रूरी है। बचेंगे, सेहत बचाएंगे तो आगे जा। अच्छा काम अगर कोई करे, दिलचस्प काम करे, खूबसूरत काम करे, तो इसमें कोई राज नहीं कि वो सालों के लिए, साल के लिए मेरे और आपके हाफिजे में रह जाता है। हम रहे ना रहे, धुनें रह जाती हैं। अब वक्त बदल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ और जिद्दत आती जा रही है हर शोबे में ही, तो फिर म्यूज़िक ये भी बड़ी तब्दील होती जा रही है। तर्ज़ गायकी मुख्तलिफ होता जा रहा है, बहुत मुख्तलिफ होता जा रहा है। हमने लोगों को बात करते सुना ही है कि पुराने ज़माने के गाने इंतहाई खूबसूरत थे। अरे भाई हैं, बिल्कुल है। अब जो खबर हमारे पास है ना, वो इसी से मुताल्लिक़ है। पुरानी यादों को ताज़ा करना बड़ी अच्छी बात है, और यही कुछ किया मुल्क की नामवर गुलकारा ज़ेब बंगश ने। रमीज़ ख्वाजा का कंपोज किया हुआ गीत गाया, जिसके ज़रिए रमीज़ ख्वाजा ने अपने दादाजी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की यादें ताज़ा की। क्या नाम, कितने सारी कॉम्पोजिशंस मेरे जहन में आ गई। लेकिन ये जो आज की खबर, आज की कहानी है ना, इस पे बात करना तो पड़ेगा। क्यों ना पहले किरण गाना सुन लिया जाए, प्लीज। आई वुड लव टू। फिर आपकी इनसे मुलाकात करेंगे, बिकॉज़ दे विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम अमेरिका। ईद की मंजिल, ज़ेब बंगिश सिंगर हमें ज्वाइन कर रही हैं, रमीज़ अनवर म्यूजिक कंपोजर ज्वाइन कर रहे हैं हमें आप दोनों अमेरिका से। ज़ेब एंड रमीज़, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों यही गीत क्यों? पहले मैं प्लीज ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे गीत हैं जी, ये इसका ही इंतखाब क्यों कर किया? रमीज़ पहले आप बताइए। मेरे पास दो मोटिवेशंस थी जब मैं ये गाना बना रहा था। Well, first of all, thank you for having us on the show. Let me say that first. And then about this song, जैसे आपने कहा था इंट्रोडक्शन में, मैं अपने दादा जान की म्यूज़िक लिए एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा था, ताकि आजकल की नस्ल वो भी अप्रिशिएट कर सकते हैं वो क्लासिक फिल्म म्यूज़िक, जिस तरह मेरे अब्बू और उनके नस्ल अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मोटिवेशन जो थी, मैं चाह रहा था कि एक तोहफा दे दूँ अपने अमीर अब्बू और उनके नस्ल के लिए, ताकि उनके बचपन की यादें दोबारा ताज़ा हो जाए। So that's definitely, those were my motivations जब मैं ये गाना बना रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा कि हम जब भी उनकी कॉम्पोजिशन सुनना चाहते हैं तो वो हम एक लिस्ट क्यों कर देते हैं? आपने नहीं सोचा कि मैं मेडली कर लेता हूँ, बहुत सारे गाने एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा? हाँ, मैं ज़रूर एक मेडली बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ज़ेब से बात कर रहा था, शायद हम उनकी अगले सालगिरह पे हम करेंगे इंशाल्लाह एक ख़ास किस्म की मेडली, 3-4 गाने। So we'll see. I would love to. It's been on my mind for a few years. So इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर हम कर सकते अगले साल में। ज़ेब, आपने एक तो ये कि मुझे इसके बारे में बताइए, दूसरे ये कि आप तो देखे ना, मैंने खबर निकाल ली, अगला प्रोजेक्ट आप लोगों का क्या है, अगले साल क्या करना है, तो उसके लिए आपने भी कुछ गाने चूज करके रखे? That was quite special. हाँ जी, sorry. नहीं, आप प्लीज बात मुकम्मल करें, मैं फिर सवाल पूछ लूंगी। That was surprising for you? नहीं, मैंने कहा ये वैसे काफी आपकी एक्सपर्ट वो थी कि आपने 1 सेकंड में खबर निकलवा दी। ये मेरी ख्वाहिश थी असल में।
तो मैं ये पूछ रही थी कि फिर आपने भी कुछ सोच रखा है कि मुझे ना ये कॉम्पोजिशंस तो मुझे गानी ही गानी है? अब एक तो ये है कि शुक्रिया आपने इस गाने को पसंद किया और हम यहाँ पे आपने बुलाया, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट था। और रमीज का कि ये कॉम्पोजिशन सुन के बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे वो मौका मिल गया जो हमेशा से मेरे दिल में था कि एक कोई बहुत ही मेलोडिक पुराने अंदाज का कोई गाना क्यों नहीं हम आज गा सकते। दूसरी बात है, जहाँ तक ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की कॉम्पोजिशंस का ताल्लुक है, वो तो हर एक गीत इतना खूबसूरत है और इतने मुख्तलिफ स्टाइल्स में उन्होंने गीत बनाए हैं। मतलब बहुत ही क्लासिक अंदाज के भी गीत हैं और बड़े मजेदार लाइक शोखी के गीत भी हैं, वेस्टर्न गीत भी हैं। तो बहुत मुश्किल है ये सवाल, तो वो तो जब निकलेगा तो तभी। ये खबर मैं अभी आपको नहीं दूंगी। अल्लाह। लेकिन देखिए, अब ये तो कोई खबर ना रही ना कि आपकी और रमीज साहब की जो है ना वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो कुछ बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। वो जो एक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है ना, वो बार बार जहन में क्लिक होने वाला है। थैंक यू सो मच जी। मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत ही कि रमीज ने मुझे अप्रोच किया और जैसी मैं इनसे मिली, ना सिर्फ कि ये बहुत ही टैलेंटेड हैं, पर उसके साथ साथ बहुत ही खुलूस है और बहुत ही नेक नियति से अपना काम कर रहे हैं, बेहद मेहनत के साथ। वाह वाह तो ये तो इसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा मतलब दिल से भी कोई काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक है ही दिल का काम, दिल ना लगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं कह रही हूँ कि ये तो कमाल हो गया। एक्चुअली ये कंपोजिशन, ये वर्ड्स और अब जो ये वीडियो है, हम यकीन कीजिए हम इसमें खो से गए। वो वाकई पुराना सा दौर बड़ी खूबसूरती के साथ में। आज हम इस सिंप्लिसिटी को ढूंढते हैं, इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कितनी मेहनत से इस काम को किया है, या आपको लगा कि बस ये तो चुटकी बजाते हो गया? प्लीज पहले रमीज आप बताइए, फिर मैं ज़ेब से पूछूंगा। सॉरी, मैंने सोचा ये सवाल ज़ेब के लिए थी, आप दोबारा मैं ये कह रही थी, अच्छा ये मैं भी करती हूँ ना कि मैं मुस्कुराती रहती हूँ। हाँ चलो ठीक है। साथ में शोएब सवाल कर रहे हैं, काम चल रहा है। मैं रमीज ये आपसे पूछना चाह रही थी कि किसी भी काम को करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो हो चुका उसको निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये बताएंगे कि आपको लगा कि नहीं मैंने तो बड़ी आसानी से कर लिया, या आपको वाकई उन्हीं दिक्कतों से गुजरना पड़ा? No, yeah, ये इस तरह गाने बनाना काफी मुश्किल था, क्योंकि आजकल there's not that template there, you know, how to do it. So अगर आप किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहते हैं क्या, या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ, a lot of them were saying that, you know, आप इस तरह गाना क्यों बनाना चाहते हो, you know, and I had to explain the type of instruments I wanted to use, the type of style, and you know, once they got the idea, then they understood a little bit better. But it was definitely sometimes I had to convince people that this is the style I want to do. You know, this is the style the song needs to be in. But Zeb was a different story. She was very, very eager. So जब वो उनको एक demo भिजवाया, she said, I want to do this. She was very excited, like she said. So I didn't have to convince her, but other people, it was hard sometimes to convince them to do this type of song in this era. ज़ेब, ये कोई भी मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं एक मजमूई कमेंट आपसे चाह रही थी, एक उमूमी रवैये के ऊपर। मुख्तलिफ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार करना पड़ता है। आप तो बहुत अच्छी हैं, आप फौरन मान गई। लेकिन इस रवैये की वजह से जो हम बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते हैं हम नहीं कर पाते। मैं ख़ास तौर पर आर्ट की बात कर रही हूँ, मैं ख़ास तौर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही खूबसूरत एक सवाल है, और इस पे बल्कि मैं बहुत, और इसी वजह से जब मैंने देखा कि रमीज
एक इतनी अच्छी तरीके से इसको निभा रहे हैं। सिर्फ धुन से, जब मैंने धुन ही सुन ली तो तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई ऐसी वैसा काम नहीं है, ये सीरियस काम है। इसलिए मैंने इमीडिएटली उन्हें फोन किया। मसला ये हो गया कि हम लोग ज्यादातर म्यूजिक जो है औरों के लिए बना रहे हैं, और जो म्यूजिक सुना जा रहा है वो या प्रोड्यूसर्स या कोई और, मतलब किसी और मकसद के लिए बनता है। जब म्यूजिक की मकसद के लिए नहीं बनता तो ये चॉइसेस फिर हम लोग कम से कम बनाते हैं। और जिस तरह रमीज ने बात की कि साजिंदों को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जहन में होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये गाना कोई सुनेगा भी या नहीं। एक मायूसी सी आ जाती है। हालांकि हम लोगों का जो कल्चर है और जो हमारे पास इस वक्त साजिंदे हैं, गुलकार हैं, उनको सबको ये काम आता है। और सब सीखे पूछे, बहुत सीखे पूछे आर्टिस्ट हमारे पास यहाँ पे हैं मौसीकी के एतबार से, लेकिन हम उन्हें उसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, अफसोसनाक बात है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज हैरान इस बात पर हूँ कि किरण सवाल तो कर रही है, किरण आज फरमाइश नहीं कर रही, तो आज मैं कर लूँ प्लीज। आई वाज अबाउट टू। किरण वाकई फरमाइश करते हैं, बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन वक्त कम रह जाता है। अगर आज जा रहे मोरे सैया गुनगुना दे प्लीज। थैंक यू शोएब। ओके जी। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम मेघा बरसे। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा। थैंक यू। पता है वो जो आपने वो थोड़ा सा स्टार्ट ही लिया ना, मैं तो वहीं पे फ्लैट हो गई थी, खत्म। थैंक यू ज़ेब, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमीज, साथ मौजूद थे आप दोनों हमारे। हमें एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। आई हेट ब्रेक्स नाउ। इस वीकेंड पर बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ कराची में। वो ये हुआ कि एक साहब हैं और वो सिखाते हैं फोटोग्राफी। अच्छा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सच्ची? मैं यही पूछने वाली थी, क्या ये फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और किरण, ये फेस्टिव वॉक के नाम से इनका इवेंट होता है। दिस वाज 7th इवेंट जो कि इस साल हुआ है कैंट स्टेशन पर। थोड़ी सी मुझे इसकी डिटेल दे ना, ये क्या मतलब हुआ इसका, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करे ना। किरण, बेहतर नहीं कि हम उन्हीं से एक्सप्लेन करवाएं जिन्होंने ये ठीक है, मैं आपकी आवाज से आवाज मिला लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि माइक पहुंचे हम खुद ही बता देते हैं कि ज़ाहिर है पहले मेरा कहना मान लेते। सॉरी किरण, मुझे हमेशा की बात मानता हूँ, आज मैंने गलती की है, इसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बस ये किसी को मत बताइएगा। चलिए ठीक है। अच्छा किरण, जो 7 वॉक्स हैं जिसकी हम बात करें, अलादीन पार्क में हुई, पाकिस्तान चौक में हुई, लियारी में हुई, इब्राहिम हैदरी में हुई, और दिस ईयर इट वाज इन कैंट स्टेशन। स्टूडेंट्स आते हैं, कोई उम्र की कैद नहीं है। 3 days a week। ये तो किरण डिफरेंट जगह जाकर सिखाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी ज़ाहिर है ये सिखाते हैं।
लेकिन ये वहाँ सेशन के ये तो वन हिसाब डे से इवेंट था। होता है, ये वहाँ के हिसाब से। अदरवाइज जो ठीक है। मैं फेस्टिव वॉक की बात करूँ, ये 7 डेज, सॉरी ये जस्ट 7 वॉक्स टोटल हुई हैं। आज हमारे स्टूडियो में हो क्या रहा है? काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, बड़ी बिना गहमा बताए गहमी सी जलजला है। सा आ गया है। चलिए आमिर सैयद साहब को कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप यकीन कैसे? जानिए ये दूसरा घंटा है हमारा, बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ, अचानक क्या होता हुआ है, है? कभी-कभी या कोई आपकी गेस्ट आमद साहिब भूचाल आ गया, ये हुआ क्या है? कभी कभी कोई गेस्ट ऐसा आता है कि आप लोग इतना उसका करिश्मा ऐसा होता है कि आप लोग भूल जाते हैं। क्या बात है, काश ये मौका हमें मिलता, हम ऐसा कहते वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता। बहरहाल वेरी गुड एफर्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं Thank you very आप। ये much. फरमाइएगा कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा चौथा साल है और इट्स माय 7th वॉक, दैट वाज माय 7th वॉक। और एक कोशिश है अच्छे से जानते हैं शुएब, इनको मैं सब चीज़ें भेजता रहता हूँ और ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप जैसे लोग ऑफिशियल्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। 8वीं 9वीं 10वीं वॉक्स होंगी तो मुझे इससे सपोर्ट मिलेगी तो मैं आगे जाऊँगा। अच्छा आमिर, ये समझाएं कि आपकी इसमें मोटिवेशन क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है इन हालात में हम ये सोचते हैं कि जो काम भी करना ना उसके साथ एक मॉनेटरी टर्म अटैच होती है, बट आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। हाँ, एक वाकई मोटिवेशन भी क्या और अचीव क्या क्या करना है? देखिए ये इनिशिएटिव मैंने लिया था, मैंने 2015 में एक वर्कशॉप अटेंड की गुलशन के एरिया में। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया जज फोटोग्राफी के लिए। तो मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने जाके देखा कि उन बच्चों ने बहुत कुछ अरेंज किया हुआ था और मतलब उन्होंने स्नैक्स और प्रोजेक्टर और एवरीथिंग, और इवेंट में सिर्फ 11-12 लोग आए और वहाँ से जाने के बाद मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे शील्ड वील जो भी दी। उसके बाद वो बेचारे बैठे हुए अपनी कॉस्टिंग में इतना परेशान हुए कि वो अगली वॉक कुछ नहीं, आप अगला कुछ भी नहीं कर सके। तो मुझे बैलेंस करना है। एग्जैक्टली मुझे बस एक गिल्ट हुआ क्योंकि मैं 14 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, फिल्म मेकर हूँ। तो 6 साल से मैं फ़ोटो एजुकेशन कर रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल में, अरीना मल्टीमीडिया में, UIT में, यहाँ पे मैं पढ़ाता रहा हूँ 5 सालों से। तो वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद थी कि उसने मुझे ये एक आइडिया दिया कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको जमा करना शुरू किया। और अब यकीन कीजिए कि मेरे साथ लोग जुड़ते रहे। मेरी कल की वॉक में 91 स्टूडेंट्स थे, जिसमें सबसे जो ज़्यादा एज के हजरत थे वो 56 ईयर्स थे, ख़वातीन थी। यस, एंड वो बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं और बच्चों में सबसे छोटा 12 साल का बच्चा था। तो मेरे पास वो जो मेरी फेस्टिव वॉक के नाम से मेरी एक फैमिली जुड़ती गई। मेरा इसके पीछे मंशूर, जो आपका सवाल था, सॉरी मैं गज़ल गायक लग रहा हूँ ऐसे बैठा हुआ तो मैंने कहा भूल गया मैं। मेरा इसके पीछे मंशूर सिर्फ यही है कि वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो सीख नहीं सकते, जो वॉक में 1500-1500 रुपये दे के जा नहीं सकते, और वो लोग जो जिनको सिर्फ इंटरनेट की वजह से सीखना है और उनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती यूट्यूब पे ट्यूटोरियल से, तो क्योंकि हमने उर्दू ज़बान में इतना काम नहीं किया हुआ, तो मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। अल्लाह मददगार है और बस ठीक तारीफ कर डाली थी आपने अपनी, ठीक है, नाउ आई एम कन्विंस्ड। बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए बिल्कुल क्विकली, जब भी ऐसी कोई एफर्ट हमारे सामने आती है ना तो हम सोचते हैं कि कराची की खूबसूरती इसमें कैसे बढ़ सकती है, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, मैं ये शायद भूल गया था अपने इसमें, बराबर हो गया। मैंने बेसिकली प्लीज मैंने बेसिकली सोचा यही था जब वो इनिशिएटिव लिया था फेस्टिव वॉक का बाय आमिर सैयद। उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं उन जगहों पे लोगों को लेके जाऊं जहाँ पे लोग नहीं जाते। अब जैसे मैं आपसे अभी पूछूं किरण या शुएब के चलें ज़ू चलते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। मैंने कहा कि मैं कराची का मैं साथ ये दूं कि मैं कराची के उन अबंडेंट एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे लोग नहीं जाते, वहाँ पे लोगों को लेके जाऊँ। तो ज़ू लेके गया, मेरे पास वो बर्गर्स एक तबका ख़ास कि हम तो ज़ू, ओ माय गॉड, हम तो ज़ू नहीं जाते। वो ज़ू आए तो पता चला, और वहाँ एक कौन सा महल है, अब मैं उसका नाम भूल गया, अमेजिंग। फिर उसके बाद मैं लियारी लेके गया उन सारे स्टूडेंट्स को। हैदराबाद कॉलोनी लेके गए थे, हैदराबाद कॉलोनी इन लियारी एक्सप्लोर कीजिए, ये यहीं PIB के पास में हमने ताज़ा किए। अनाउंसिंग 8th वॉक। वो है तो ज़्यादातर पकवान सेंटर्स, लेकिन जो आपको दक्कन का मज़ा वहाँ पर मिलेगा, मिर्ची वाला सालन और वो वाली बिरयानी, एक चक्कर लगाइए और दूसरे में दूसरी प्लेट जरूर पाइए। आज ही जाना पड़ेगा। हम ज़ू गए सबसे पहले, उसके बाद हम गए पाकिस्तान चौक, फिर हम गए अलादीन पार्क। अलादीन पार्क जाने से भी लोग घबराते हैं, इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं वहाँ पे, इतनी खूबसूरत जगह है। उसके बाद हम गए लियारी,
फिर मैं इब्राहिम हैदरी लेके गया। जब मैं इब्राहिम हैदरी लेके जा रहा था तो लोग डर रहे थे, मैं भी डर रहा था कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं। लेकिन वहाँ के लोग, आप यकीन कीजिए कि इतना बड़ा दिल है उन लोगों का, माशाल्लाह। इतना बड़ा दिल है। कल्चर आप एक्सप्लोर करें, दूसरा आप सिखा रहे हैं। सॉरी आमिर भाई, वक्त बड़ा कम, बिल्कुल कोई मसला बड़ा कम था, लेकिन आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। 7th वॉक थी ये, आगे टॉक्स होंगी। जो सीखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पे आ जाएं पेज पे मेरे, ताकि अगली वॉक का आपको पता चलता रहे। थैंक यू आमिर भाई।